हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल बटन को दबाइए। नमस्कार दोस्तों, मेरिडियन कोचिंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रमोद चौधरी। एक बार पुनः लॉकडाउन का समय चल रहा है, आप सभी को पता है, और आज अपन एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे और वो टॉपिक है आपका भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास और भारत के संवैधानिक विकास की अगर प्रक्रिया देखें तो इसका इतिहास क्या रहा है और क्या पढ़ना है, इसके बारे में अपन आज चर्चा करेंगे। शुरुआत में अगर बात देखें तो भारत के संवैधानिक विकास की प्रक्रिया की शुरुआत जो हुई थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से इसकी शुरुआत होगी। और ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब होगा, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा इतिहास के अंदर। और आप सबको पता है इतिहास सभी विश्वों की जो है जननी कहलाती है, तो शुरुआत अपन कर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी से। उससे पहले एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, बताइए भारत में आने वाला सबसे पहला अंग्रेज। प्रश्न थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, भारत में आने वाला सबसे पहला अंग्रेज, और भारत में आने वाला सबसे पहला जो अंग्रेज था उसका नाम था जॉन मिल्डन हॉल। एक बार और सुन लीजिए पुणे कि भारत में सबसे पहला जो अंग्रेज आया था उसका नाम था जॉन मिल्डन हॉल। लेकिन इसी जॉन मिल्डन हॉल के साथ एक व्यक्ति और आया था जिसका नाम था रोल्फ फिंच। और इस रोल्फ फिंच का एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, और वो प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि रोल्फ फिंच जो है ये अकबर के दरबार में आने वाला पहला व्यक्ति था। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज। ये थोड़ा ध्यान रख लेना, कुछ भी नहीं करना, साथ में वीडियो जब देख रहे हैं तो कॉपी और पेन जो है साथ में लेके बैठे हैं और इसको नोट करते भी जाएं। तो पहला प्रश्न तो आपसे पूछ लिया कि भारत में आने वाला पहला अंग्रेज, तो आप आंसर देंगे जॉन मिल्डन हॉल। लेकिन दरबार में जो गया था अकबर के दरबार में, वो गया था रोल्फ फिंच। और ये बात है लगभग 1598-99 ईस्वी की। और ऐसा माना जाता है कि जब इन्होंने यहाँ भारत के अंदर देखा और यहाँ के वातावरण को जब देखा तो इनको बड़ा अनुकूल लगा यहाँ का वातावरण। और ये दोनों मिलकर, दोनों का मतलब आप समझ गए होंगे, एक रोल्फ फिंच और रोल्फ फिंच के साथ जिसका नाम था जॉन मिल्डन हॉल, जॉन मिल्डन हॉल। और ये दोनों मिलकर 1599 ईस्वी के अंदर वापिस जाते हैं ब्रिटेन। और ब्रिटेन जाकर एक व्यापारिक दल का निर्माण करते हैं। एक व्यापारिक दल का निर्माण किया और उस व्यापारिक दल का नाम रखा इन्होंने मर्चेंट एडवेंचर। नाम सुन लेना थोड़ा, मर्चेंट एडवेंचर। प्रश्न पूछ सकता है कि किन व्यक्तियों ने जो है मर्चेंट एडवेंचर नामक व्यापारिक दल का निर्माण किया था, तो उसका नाम जाएगा आपका रोल्फ फिंच और जॉन मिल्डन हॉल। और यही मर्चेंट एडवेंचर जो कि एक व्यापारिक दल हुआ करता था, और ये व्यापारिक दल ब्रिटेन की महारानी जिसका नाम था एलिजाबेथ टेलर प्रथम। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई तो वहां की महारानी कौन थी, तो उस समय वहां की महारानी हुआ करती थी एलिजाबेथ टेलर प्रथम। और ये व्यापारिक दल मुलाकात करता है किससे, एलिजाबेथ टेलर प्रथम से। और एलिजाबेथ टेलर प्रथम से भारत तथा उसके पूर्वी देशों में व्यापार करने का अधिकार मांगता है। इसी एलिजाबेथ टेलर प्रथम ने 1600 ईस्वी के अंदर एक चार्टर अधिनियम जारी किया, और उस चार्टर अधिनियम पर 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हस्ताक्षर हुए। ध्यान रखना यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अपन कई बार कह देते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को आई थी, लेकिन उसकी वास्तविकता कुछ अलग ही है कि 1600 ईस्वी का चार्टर अधिनियम था। और इस अधिनियम पर हस्ताक्षर जो किए थे महारानी ने, वो किए थे 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। और जो ही हस्ताक्षर किए इसी दिन मानी जाएगी आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया, बताइए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। और यहां से इस चार्टर अधिनियम में था क्या, तो अंग्रेजों को, अंग्रेज बोले तो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत तथा उसके पूर्वी देशों में 15 वर्षों तक व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। और व्यापार का एकाधिकार जब मिला तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत तथा उसके पूर्वी देशों में आएगी। और भारत और उसके पूर्वी देशों में जब आती है तो अपन बात कर रहे हैं यहाँ भारत की। उस समय भारत का जो शासक हुआ करता था वो भारत का शासक हुआ करता था अकबर।
अकबर सब जानते ही मुगलों का राज हुआ करता था, और अकबर का शासनकाल जो था, अकबर का शासनकाल की अगर बात करें तो अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक, इस समय। और आपको पता है 1599 के अंदर भी रोल्फ फिंच आकर गया था, और जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो उस समय भी शासक कौन था? अकबर। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है, अब आते ही तो कोई आपको खुद को ही पता है, कोई आता है तो 2-4 साल 5 साल तो वैसे ही लग जाता है उसको सेट होने में। अकबर की मृत्यु हो जाती है 1605 ईस्वी में, और जो ही अकबर की मृत्यु होती है, अकबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जिसका नाम था जहांगीर शासक बनता है। और जहांगीर के शासन की बात करें तो जहांगीर का शासन 1605 से लेकर 1627 तक का शासन रहा है। और जहांगीर जब शासक बना तो इसी के दरबार में 1608 के अंदर एक व्यक्ति था जिसका नाम था सर हॉकिंस। और एक चीज और ध्यान रखना, एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि रोल्फ फिंच और जॉन मिल्डन हॉल ये दोनों स्थल मार्ग से भारत में आए थे। स्थल मार्ग बोले तो सिंध मार्ग के रास्ते, जबकि सर हॉकिंस पहला अंग्रेज था जो समुद्री मार्ग से भारत में प्रवेश किया था। और सर हॉकिंस की मुलाकात जो है वो मुलाकात होती है किससे? जहांगीर से। और जहांगीर से ये मुलाकात कहाँ हुई थी? तो याद रखना ये मुलाकात हुई थी आगरा के अंदर। लेकिन आप सबको पता है, कहा जाता है ऐसा इतिहासकारों के अनुसार कि 1608 में इनको अनुमति तो दे दी गई थी, लेकिन डचों और अंग्रेजों के बीच झगड़ा होने के कारण जहांगीर ने इस अनुमति को पुनः क्या कर दिया था? रद्द कर दिया था। और इस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की अनुमति नहीं मिली। लेकिन एक चीज और याद रखना है, जहांगीर ने सर हॉकिंस को नाराज भी नहीं किया, और नाराज नहीं किया तो क्या किया? तो ध्यान रखना, जहांगीर ने इसे 400 का मनसब प्रदान कर दिया। 400 का मनसब प्रदान किया। आप सब जानते हैं मनसबदारी प्रथा की शुरुआत अकबर ने 1567 ईस्वी के अंदर की थी। मनसब मुगल दरबार में एक पद हुआ करता था जिसके तहत जात और सवार दिए जाते थे, और मनसब प्राप्त करने वाला सर हॉकिंस पहला व्यक्ति था। यहां से 2-3 प्रश्न पूछे जाएंगे, वैसे मैं हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन 2-4 क्वेश्चन और भी याद रखने इसके साथ। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि अकबर के द्वारा सबसे पहला मनसब जो प्रदान किया गया वो कौन था? तो उसका आप नाम दे देंगे मान सिंह। वैसे सबसे पहले दिया था बारमल को, और सर्वाधिक जो दिया था वो मान सिंह को दिया था। और अकबर के दरबार में सबसे बड़ा मनसबदार जो हुआ करता था वो मिर्जा अजीज खोखा था। वैसे मनसबदारी प्रथा की शुरुआत जो है वो मंगोलों के द्वारा की गई थी पूरे विश्व में, लेकिन भारत में अगर बात करें तो अकबर के द्वारा 1567 में। और इसी जहांगीर ने सर हॉकिंस को कितने का मनसब? 400 का मनसब। और मनसब प्राप्त करने वाला ये क्या हो गया? पहला विदेशी व्यक्ति हो गया। लेकिन अब हुआ क्या, 1608 के अंदर ही इन्होंने अपनी मुसलीपट्टम में अस्थायी फैक्ट्री लगाई। ये भी आपसे पूछा जाएगा कि बताइए अंग्रेजों के द्वारा पहली अस्थायी फैक्ट्री कहाँ लगाई गई? तो उसका नाम आपका जाएगा मुसलीपट्टम। लेकिन ध्यान रहे ये अस्थायी, अभी धीरे धीरे समय बीतता गया और समय आया 1613 में। और 1613 में इन्होंने अपनी स्थायी फैक्ट्री जो लगाई थी वो स्थायी फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। स्थायी फैक्ट्री जो स्थापित की थी, तो प्रश्न 2 प्रकार का पूछा जाएगा। प्रश्न सीधा पूछे कि बताइए ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री अस्थायी रूप से कहाँ निर्मित की? तो मुसलीपट्टम में। और स्थायी फैक्ट्री अगर दे तो उसका नाम जाएगा आपका सूरत। पर अब आप सबको पता है 1615 का समय याद रखना पड़ेगा। यहाँ से 1615 को क्यों याद रखेंगे? क्योंकि अंग्रेजों का ईस्ट इंडिया कंपनी का 15 साल का व्यापारिक एकाधिकार खत्म होने जा रहा है, और खत्म होने जा रहा है तो वापिस इनको एकाधिकार तो लेना ही पड़ेगा। और ये सूचना दी गई ब्रिटेन, और इस समय ब्रिटेन का जो शासक हुआ करता था उसका नाम था किंग जेम्स प्रथम। और इसी किंग जेम्स प्रथम ने 1615 ईस्वी के अंदर अपना एक राजदूत भेजा, और उस राजदूत का नाम था सर टॉमस रो। उस राजदूत का नाम क्या था? सर टॉमस रो। और सर टॉमस रो जो है 1615 में रवाना होता है ब्रिटेन से, और कहा जाता है कि 23 दिसंबर 1615 को सर टॉमस रो पहुंचता है अजमेर। सर टॉमस रो अजमेर कब आया था? 23 दिसंबर 1615। अब अजमेर आने का कारण क्या था? तो कहा जहांगीर की अगर बात करें तो जहांगीर ने अपना शासन 1613 से लगाकर 1616 तक का शासन अजमेर से ही चलाया था।
उसके बाद सर टॉमस रो द्वारा मुलाकात के लिए अनुमति मांगी जाती है और ये अनुमति मिली थी 10 जनवरी को, और कहा जाता है 10 जनवरी 1616 को शाम 4 बजे जहांगीर और सर टॉमस रो की हुई थी मुलाकात। सर टॉमस रो की हुई थी मुलाकात, और ये मुलाकात जो है वो मुलाकात हुई थी अजमेर के अंदर, और अजमेर के अंदर बना हुआ है आपका मैग्नीज दुर्ग, या जिसे अकबर का किला भी कहा जाता है। वर्तमान में उसी का नाम है राजपूताना संग्रहालय। और यहां से सर टॉमस रो और जहांगीर की जब मुलाकात होती है तो सर टॉमस रो जहांगीर का विश्वास जीतने में कामयाब हो जाता है। उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि सर टॉमस रो ने जहांगीर से उनकी सुरक्षा की गारंटी दी थी, उनको विश्वास दिलाया कि आपकी सेना की अपेक्षा हमारी सेनाएं मजबूत है और पुर्तगालियों से आपकी रक्षा करेगी, क्योंकि मुगलों को सबसे ज्यादा जो खतरा था वो पुर्तगालियों से था, क्योंकि पुर्तगालियों ने अरब सागर पर अपना कब्जा जमा रखा था। और इसी वजह से कहा जाता है 1616 ईस्वी को जहांगीर द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार दे दिया। यह सबसे बड़ी चीज है यहाँ से, यानी सर टॉमस रो व्यापारिक एकाधिकार मतलब बोले तो अनुमति लेने में कामयाब हो गया। और जो ही कामयाब हुआ तो इसका एक प्रश्न और आपसे पूछा जाएगा यहाँ से कि बताइए भारत के विदेशी व्यापार को बेचने वाला पहला शासक कौन था? तो उसका नाम था जहांगीर। और इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के अंदर प्रवेश किया। अब आपको पता है अपने इतिहास के अंदर तो जान ही रहे हैं, अपन को सीधा संवैधानिक विकास की प्रक्रिया पे चलना है। तो जहांगीर के बाद शासक बनता है शाहजहां 1628 के अंदर, और शाहजहां के बाद शासक बना था आपका, पता है आपको, इसी का पुत्र औरंगजेब 1658 से लगभग ये चलेगा 1707। अब यहां से कहानी शुरू होगी औरंगजेब की मृत्यु के बाद। और औरंगजेब की मृत्यु की अगर बात करें तो उससे पहले एक चीज और करेंगे कि औरंगजेब ने 1700 ईस्वी में क्या किया, अलग अलग प्रांतों में यानी अलग अलग जो सूबे हुआ करते थे सूबे के अंदर सूबेदार बनाए। और इस समय 1700 ईस्वी के अंदर इन्होंने बंगाल का सूबेदार बनाया था मुर्शीद कुली खां को। बंगाल का जो सूबेदार बनाया था उसका नाम था मुर्शीद कुली खां। यानी हर सूबे के अंदर, वर्तमान में जैसे आप राज्य कहते हैं उसी समय इनको कहा जाता था सूबे। तो बंगाल का सूबेदार जो बनाया गया वो किसे बनाया गया? तो मुर्शीद कुली खां को। और ये बात है 1700 ईस्वी। इसी प्रकार अवध का भी सूबेदार इन्होंने बनाया। लेकिन आप सबको पता है 1707 ईस्वी में औरंगजेब की हो जाती है मृत्यु। और 1707 ईस्वी में जो ही होती है औरंगजेब की मृत्यु, औरंगजेब की हो जाती है मृत्यु। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शासन ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। उसका भी एक कारण है, जब हिस्ट्री वाला पार्ट जब पढ़ेंगे तो इस पर भी चर्चा करेंगे बड़े डिटेल से। औरंगजेब की मृत्यु के बाद ताश के पत्तों की तरह जो है शासन बिखर गया। उसके बाद में इसका पुत्र मुअज्जम या बहादुर शाह, उसके बाद में जादर शाह, और उसके बाद में फरूक सियर एक शासक बना था, मुगल शासक था ये। और फरूक सियर की अगर बात करें तो इसका शासन आएगा 1713 के अंदर। और फरूक सियर सबसे कमजोर शासक साबित हुआ, इसे लंपट मूर्ख की संज्ञा भी दी जाती है। और इसी के समय क्या हुआ था? तो इसी के समय बंगाल का जो नवाब था, बंगाल का सूबेदार, आपको पता है जिसे नियुक्त किया था किसने? औरंगजेब ने। उसका नाम था मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां। और इसी मुर्शीद कुली खां ने मौका पाकर 1713 ईस्वी के अंदर अपने आप को बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया। यही नहीं, बंगाल के अलावा अवध और खूब सारे सूबों के अंदर अलग अलग शासक जो है अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित करते जा रहे थे, जो एक समय में सूबेदार हुआ करते थे, क्योंकि अब मुगल शासन जो है धीरे धीरे सिमटता जा रहा था। और मुर्शीद कुली का ही बनता है बंगाल का प्रथम नवाब या बंगाल का पहला नवाब। प्रश्न ये भी पूछा जाएगा, बताइए बंगाल का पहला नवाब कौन था? तो बंगाल का पहला नवाब था मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां जब ये बंगाल का नवाब बना तो उस समय बंगाल की जो राजधानी हुआ करती थी वो बंगाल की राजधानी हुआ करती थी ढाका। बंगाल की राजधानी क्या हुआ करती थी? तो बंगाल की राजधानी हुआ करती थी ढाका। और इसी के समय क्या होता है? तो इसी के समय मुर्शीद कुली खां अपने नाम पर एक शहर बसाता है जिसका नाम था मुर्शिदाबाद। प्रश्न पूछा जाएगा, बताइए मुर्शिदाबाद नगर की स्थापना करने वाला कौन था? तो मुर्शीद कुली खां ही था। और आपको पता है नया नगर जब बसाएगा तो कुछ
उद्देश्य के लिए बसाया गया, और उद्देश्य इसका यह था कि इसने अपनी राजधानी ढाका से कहां कर दी, मुर्शिदाबाद। यानी मुर्शिदाबाद को राजधानी बनाने वाला शासक कौन हो गया, मुर्शिद कुली खां। और उसके बाद में क्या घटनाक्रम घटता है, तो कहा जाता है लगभग बंगाल का नवाब कौन रहा, मुर्शिद कुली खां। और मुर्शिद कुली खां का शासन जो है, मुर्शिद कुली खां की अगर बात करें तो इसका शासन 1713 से लगाकर 1727 तक रहा। उसके बाद में क्या हुआ, मुर्शिद कुली खां की 1727 में हो जाती मृत्यु, और उसके बाद में शासक बनता सुजाउद्दीन। इसके बाद में शासक बनाता सुजाउद्दीन, जिसका शासन 1727 से 1739। यहां ज्यादा चर्चा हिस्ट्री के रूप में नहीं कर रहे हैं अपन। सुजाउद्दीन के बाद में शासक जो बना था, वो शासक बना था जिसका नाम था अलीवर्दी खान, सरफराज खान। और इसका शासन जो रहा था वो मात्र 1 साल 1739 से लेकर 1740 तक रहा था। और इसी सरफराज खान को उसके भतीजे जिसका नाम होगा अलीवर्दी खान, और इस अलीवर्दी खान ने एक युद्ध हुआ था जिसका नाम है बैटल ऑफ घेरिया या घेरिया का युद्ध। ये घेरिया का युद्ध जो हुआ था वो 1739 के अंदर हुआ था। और किस किस के बीच में, तो एक तरफ सरफराज खान और दूसरी तरफ था अलीवर्दी खान सरफराज खान का भतीजा हुआ करता था। और इस युद्ध में अलीवर्दी खान सरफराज खान को पराजित कर देता है, और पराजित करके बंगाल पर कब्जा जमा लेता है। और उसके बाद में शासक कौन बना, तो उसके बाद में शासक जो बना था वो बना था आपका अलीवर्दी खान। शासक कौन बना, अलीवर्दी खान। और ये अलीवर्दी खान 1739 से लेकर 1756 तक बंगाल का नवाब रहेगा। और अलीवर्दी खान ही पहला शासक था जिसे ये पता लग चुका था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य व्यापार करना नहीं है, इनका उद्देश्य भारत में सत्ता जमाना है। उसके बाद में क्या हुआ, तो उसके बाद में यहां से अगर बात करें तो अलीवर्दी खान के बाद शासक जो बना था उसके बाद में 1756 में वो शासक बना था सिराजुद्दौला। नाम सुना ही होगा, सिराजुद्दौला का नाम आते ही प्लासी का नाम आ जाता है। और सिराजुद्दौला की शासन की बात करें तो मात्र 1 साल 56 से लेकर 1757 तक। और सिराजुद्दौला के समय की महत्वपूर्ण घटना क्या है, तो यहां से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी नींव जमाने में कामयाब हो जाएगी। और उसका कारण क्या था, तो कहा जाता है एक शहर था जिसका नाम था कलकत्ता। इस कलकत्ता का भी याद रखना, इस कलकत्ता की स्थापना जो है वो कलकत्ता की स्थापना 1690 में जॉन चोरलॉक ने की थी। जॉन चोरलॉक ने इसकी स्थापना की थी 1690 ईस्वी के अंदर। और इसी कलकत्ता के अंदर अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी जब व्यापार वगैरह कर रही थी तो यहीं पर एक जगह पड़ती है जिसका नाम है फोर्ट विलियम। ये भी अंग्रेजों के द्वारा बसाया गया है, फोर्ट विलियम। और फोर्ट विलियम पर अंग्रेजों ने क्या करना शुरू कर दिया, किल्लेबंदी करना शुरू कर दिया। इस बात की सूचना मिलती है सिराजुद्दौला को। और सिराजुद्दौला को जब इस बात की सूचना मिलती है तो उसने अंग्रेजों को एक संदेश भिजवाया, और उस संदेश में यह कहा कि आप जो है व्यापार करने के उद्देश्य से आए हैं, तो व्यापार अगर करेंगे तो ही बढ़िया होगा, किल्लेबंदी करना छोड़ दीजिए। लेकिन अंग्रेजों ने इसकी एक ना सुनी। और फिर क्या हुआ, सिराजुद्दौला द्वारा फोर्ट विलियम पर कर दिया जाता है आक्रमण। और आक्रमण करने के बाद हुआ ये कि ये तारीख थी 20 जून 1756। और 20 जून 1756 को यहां पर एक घटना घटती है जिसे नाम दिया जाता है काल कोठरी की घटना। एक नाम दिया गया जिसे नाम दिया गया काल कोठरी की घटना। क्या थी ये काल कोठरी की घटना, तो कहा जाता है 146 अंग्रेजों को एक कमरे के अंदर कैद करवाता है, उसमें पानी भरवाता है, पूरा कमरा बंद, उसमें अंधेरा करवाता है, और 146 अंग्रेजों को एक कमरे में कैद कर देता है। और जो ही कैद किया तो कहा जाता है उस काल कोठरी के अंदर 123 अंग्रेजों की हो गई थी मृत्यु, और बाकी बचे थे 23। उसमें से एक व्यक्ति जीवित था जिसका नाम था विलियम हारवेल नामक व्यक्ति जो है अंग्रेज जीवित रहा। और इसी व्यक्ति ने इस घटना का जिक्र ब्रिटेन में जाकर किया, लेकिन भारतीय इतिहासकारों ने इसे सिरे से खारिज कर दिया कि अंग्रेजों के समय ऐसी कोई घटना नहीं हुई। उन्होंने केवल छल कपट के द्वारा केवल अधिकार करना चाहता, इसलिए उन्होंने एक कहानी रची है।
तो ये था कि विलियम हार्वेल इस घटना का जिक्र कहाँ कर देता है, ब्रिटेन, और ब्रिटेन में जब इस घटना का जिक्र हुआ तो ब्रिटिश कंपनी तिलमिला गई, और जो ही तिलमिला गई तो उन्होंने अपना एक आदमी भेजा जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, और उसका नाम सुनते ही आपके दिमाग में शुरुआत हो जाएगी कि बंगाल का प्रथम जो गवर्नर था वो रॉबर्ट क्लाइव था। यहां से अगर चर्चा करें तो यहीं से बंगाल का प्रथम गवर्नर के रूप में आएगा रॉबर्ट क्लाइव। प्रश्न आप पूछा जा सकता है, रॉबर्ट क्लाइव जो था वो क्या था, बंगाल का प्रथम गवर्नर के रूप में आया था, प्रथम गवर्नर। इसकी भी अपन चर्चा करेंगे लास्ट में, गवर्नर, गवर्नर जनरल, ठीक है, वाइस राय वगैरह कैसे क्या चेंज होता गया जब अधिनियम वगैरह, इससे आगे अपन पढ़ेंगे। तो रॉबर्ट क्लाइव जो था वो बंगाल का प्रथम गवर्नर के रूप में आया, और गवर्नर के रूप में जब आया तो सीधा आता है ये बंगाल, और बंगाल आकर सिराजुद्दौला से पूछता है कि भाई इसका उद्देश्य क्या था तेरा कि तूने इस घटना को अंजाम दिया। लेकिन सिराजुद्दौला ने इसे सिरे से खारिज कर दिया कि हमारे समय में ऐसी कोई घटना नहीं हुई, ये कहानी के रूप में। और इस समय फिर इसने क्या किया, एक युद्ध होगा जिसका नाम होगा प्लासी का युद्ध। और ये प्लासी का युद्ध जो है, प्लासी कहाँ पड़ता है, तो प्लासी बंगाल के मुर्शिदाबाद के दक्षिण में, आपको पता होगा मुर्शिदाबाद मैंने कहा था राजधानी बनाई थी किसने, मुर्शिद कुली खान ने। उसके दक्षिण में वर्तमान में एक जिला है वहां पर जिसका नाम है नदिया जिला, और नदिया जिला जो है वो गंगा नदी के किनारे पे स्थित है। वहीं पर एक प्लासी नामक स्थान है, वहां पर हुआ था प्लासी का युद्ध। और ये प्लासी का युद्ध जो है वो 22 जून 1757 को हुआ था। और एक तरफ कौन था, तो एक तरफ तो था सिराजुद्दौला, और सिराजुद्दौला के सामने था, आपको पता है ब्रिटेन से आया था जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। और इस रॉबर्ट क्लाइव के बारे में विलियम जेम्स ने, जो एक अंग्रेजी लेखक है, उसने कहा था ये एक स्वर्ग से उतरा हुआ सेनानायक है। सुनना इसकी बात, बहुत बेहतरीन लाइन पूछी जाती है इसकी कि किस गवर्नर के बारे में कहा जाता है ये एक स्वर्ग से उतरा हुआ सेनानायक है जिसे हराना किसी की बस की बात नहीं है। और वही रॉबर्ट क्लाइव जिसकी तुलना कहा जाता है ये स्वर्ग से उतरा हुआ है। सिराजुद्दौला की बात करें तो इसका सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफर, मीर जाफर। और इसका एक मंत्री था जिसका नाम था दुर्लभ राय। इसके अलावा एक सेठ था जिसका नाम था जगत सेठ, और जगत सेठ ये किसकी तरफ से थे, सिराजुद्दौला की तरफ। लेकिन वही हुआ जो होना था, और भारतीय इतिहास में होता ही है। कहा जाता है कि युद्ध शुरू होने से पहले ही लगभग सिराजुद्दौला की हार हो चुकी थी। ऐसा क्यों, तो कहा जाता है मीर जाफर, दुर्लभ राय, जगत सेठ, इन तीनों ने विश्वासघात करके मुलाकात करनी थी रॉबर्ट क्लाइव से। और कहा जाता है भारतीय इतिहास का एकमात्र युद्ध जो केवल 1.5 घंटे चला, और 1.5 घंटे के अंदर भारत का तख्ता पलट हो गया। और यहीं पर खूब अंग्रेजी इतिहासकारों ने लिखा है कि उस समय जितनी जनता, भारत की जनता लड़ नहीं रही थी, उतनी ज्यादा इस युद्ध को देख रही थी। और वही जनता अगर देखने वाली उस युद्ध को लड़ती तो कतई भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना नहीं होती। वर्तमान में भी यही है कि लोग आते नहीं, केवल देखने में ज्यादा विश्वास करते हैं। और यही कहानी यहाँ रची गई कि 1.5 घंटे चला युद्ध, और 1.5 घंटे में भारत का पूरा तख्ता पलट हो गया। यानी एक तरह से मान लीजिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी नींवें स्थापित कर ली यहाँ से। उसके बाद सपोर्ट किया था किसने, मीर जाफर ने। तो जाहिर सी बात है रॉबर्ट क्लाइव मीर जाफर को इनाम देगा कि नहीं देगा, देगा। और इनाम क्या देगा, इनाम देगा बंगाल के नवाब के रूप में। और मीर जाफर को बनाया गया बंगाल का अगला नवाब। तो 1757 में सिराजुद्दौला की हो गई थी मृत्यु, और मृत्यु के बाद अगला नवाब जो बनता है वो बनता है मीर जाफर। अगला नवाब कौन बना था, तो अगला नवाब बना था जिसका नाम था मीर जाफर। और इस मीर जाफर की अगर बात करें तो इसका शासन 1757 से लेकर 1760 तक रहा था। उसके बाद में क्या करता है मीर जाफर, तो इसी मीर जाफर ने अपने दामाद जिसका नाम था मीर कासिम, ध्यान रखना यहां से, ये इसका दामाद था, और बंगाल का नवाब बना दिया मीर कासिम को, जो 1760 से लेकर 1763 था। मीर जाफर को तो इनाम मिलना ही था क्योंकि उसने रॉबर्ट क्लाइव को सपोर्ट किया था। लेकिन मीर कासिम जस्ट मीर जाफर के उल्टा हुआ करता था। उसे ये बात अच्छी नहीं लगी कि अपन अंग्रेजों को भारत में आने दे रहे हैं, ये कतई अच्छा नहीं, क्योंकि भले ही अपन तो लड़ते झगड़ते रहेंगे लेकिन घर वाले ही रहेंगे, बार वाला ही होता है। और इस वजह से
मीर कासिम दो व्यक्तियों को संदेश भिजवाता है। एक संदेश तो भिजवाया उसने दिल्ली और दूसरा संदेश भिजवाया उसने अवध। अब आप कहेंगे दिल्ली क्यों? तो इस समय दिल्ली पर सत्ता हुआ करती थी मुगल सत्ता, और इस समय दिल्ली का शासक था शाह आलम द्वितीय। दिल्ली का शासक कौन था? तो इस समय दिल्ली का शासक हुआ करता था जिसका नाम था शाह आलम द्वितीय। और इसकी बात करें अवध की, तो अवध का नवाब हुआ करता था इस समय सुजाउद्दौला। और इन दोनों को संदेश भिजवाया कि अपनी लड़ाई अपनी जगह है, अपनी लड़ाई अपनी जगह है, अपन तो लड़ते रहेंगे करते रहेंगे, भारत में रहना है, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को अगर आज हमने आने से नहीं रोका तो ये भूल जाना कि ईस्ट इंडिया कंपनी आपका कुछ यहाँ पर रहेगा। और इस बात पर दोनों ही शासकों ने गौर किया और शाह आलम द्वितीय और सुजाउद्दौला अपनी सेनाएं लेकर किस ओर बढ़ गई? बंगाल की तरफ बढ़ गई। और इस बात का पता लग जाता है मीर जाफर को, और मीर जाफर क्या करता है? मीर जाफर मीर कासिम को सत्ता से बेदखल कर देता है और वापिस बंगाल का नवाब बनता है मीर जाफर। मीर जाफर ने मीर कासिम को सत्ता से बेदखल कर दिया और वापिस शासक कौन बना? तो वापिस शासक बना मीर जाफर। और इसी समय एक युद्ध होगा जिसका नाम दिया जाएगा बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध। और ये बक्सर का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। और आप पता है अब दोनों सेनाएं, तो ये एक मीर कासिम बंगाल का नवाब किसका सपोर्ट करेगा? तो इस समय एक प्रश्न पूछा जाएगा, बताइए बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, बक्सर का युद्ध जब हुआ था तो मीर जाफर वापिस बंगाल का नवाब बन गया था क्योंकि उसने मीर कासिम को सत्ता से बेदखल कर दिया था। और इस तरफ कौन आएगा? तो इस तरफ मीर कासिम के अलावा इसका सपोर्ट कर रहा है शाह आलम द्वितीय, और शाह आलम द्वितीय के अलावा अवध का नवाब सुजाउद्दौला। ये तो लड़ेंगे इस तरफ से। और इधर अगर बात करें तो इधर बक्सर के युद्ध में लड़ने जो आएगा वो यानी कि अंग्रेजों का कमांडर इन चीफ सेनापति जो था वो था हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो था। तब आप कहेंगे रॉबर्ट क्लाइव कहां गया? तो रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 1760 तक बंगाल का प्रथम गवर्नर के रूप में रहा था और उसके बाद पुणे ब्रिटेन लौट गया था। उसके बाद में उसकी एंट्री वापस 1765 के अंदर होगी। तो इसके बीच में बंगाल का गवर्नर कौन रहा? ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ से कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था, तो उसको भी आप याद रखेंगे। इस समय गवर्नर जो था वो था वंशी टाट। क्या नाम याद रखेंगे? वंशी टाट। टाट जानते हैं ना, टाट गेलसपी टाट नहीं, इसका नाम है वंशी टाट। ठीक है, तो यही खेल हुआ था यहाँ से, वंशी टाट। ठीक है, उसके बाद में हुआ था बक्सर का युद्ध और मीर कासिम शाह आलम द्वितीय, और एक तरफ था आपका सुजाउद्दौला, इस तरफ सेनापति कौन हो गया? हेक्टर मुनरो। और वही जो होना था प्लासी के युद्ध में होना था वो का वही घटना किसमें घटी? तो वही घटना घटती है बक्सर के युद्ध में, क्योंकि बंगाल का जो नवाब था मीर जाफर खुलकर सपोर्ट करता है किसका? हेक्टर मुनरो का। और इस युद्ध में भी बुरी तरह से पराजित हो गई थी आपकी सेना। और जो ही सेना पराजित होती है, सेना पराजित होने के बाद आप सबको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी ने वास्तविक रूप से अपनी नींवें यहाँ पर रख दी। उसके बाद में अगर बात करें, यहाँ से चर्चा करें आगे, तो बक्सर का युद्ध जो ही खत्म होता है तो उसके बाद में एंट्री होती है रॉबर्ट क्लाइव की। और युद्ध के बाद में आप सबको पता है क्या होनी होती है? इलाहाबाद की संधि। और ये इलाहाबाद की संधि हुई थी कब? तब आप कहेंगे 1765 के अंदर। और ये 1765 के इलाहाबाद की संधि जो हुई थी वो तारीख भी अगर याद रखना चाहें तो 12 अगस्त 1765 और एक हुई थी 16 अगस्त 1765। अब आप कहेंगे 2 तारीख क्यों? तो एक तारीख में ध्यान रखना, एक तो हुई थी दिल्ली के शासक शाह आलम द्वितीय के साथ, और दूसरी जो हुई थी वो हुई थी अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ। और ये संधि करने आया कौन? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से संधि करने आया था जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। वही रॉबर्ट क्लाइव जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि 1757 में आपको पता है प्लासी के युद्ध में बुरी तरह से पराजित करके ईस्ट इंडिया कंपनी की नींवें जो है गाड़ दी थी इसने। और रॉबर्ट क्लाइव जो है वास्तविक संस्थापक हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी का। और ये रॉबर्ट क्लाइव और इन दोनों शासकों के बीच में होती है इलाहाबाद की संधि 1765। इसे नाम दिया जाता है इलाहाबाद की प्रथम संधि और इलाहाबाद की द्वितीय संधि। प्रथम संधि इसलिए कह रहे हैं कि उसे पहली बार दिल्ली के शासक शाह आलम द्वितीय से और दूसरी बार में अवध सुजाउद्दौला से
और क्या कुछ हुआ, इस संधि के तहत बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत कर दी गई। ये इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ से बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत सर्वप्रथम कब की गई, तो आप आंसर देंगे यहाँ से 1765 में की गई, 1765 के अंदर। और द्वैध शासन के तहत क्या था, तो जमीनों पर टैक्स वसूल करने का अधिकार इन्होंने अपने अधिकार में ले लिया। और क्या होता था, यहाँ से जनता से दो प्रकार का टैक्स वसूला जाता था। फर्स्ट, एक तो सीधी ईस्ट इंडिया कंपनी खुद टैक्स वसूल करती, और दूसरा वहां का जो स्थानीय शासक होता वो भी जनता से क्या करता, टैक्स वसूल करता। और स्थानीय शासक क्या करते थे, जितना भी टैक्स वसूल करते उसका 80% टैक्स ईस्ट इंडिया कंपनी को जमा करा देते थे। और इसी समय कहा जाता है 1765 से लगाकर 1772 तक भारत को जमकर इन्होंने लूटा था। और इसलिए 1765 से लेकर 1772 का जो काल है वो बंगाल की लूट का काल कहलाता है, या इसे भारत की लूट का काल कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि उस समय बंगाल भारत का सबसे संपन्न राज्य हुआ करता था। और इस वजह से अगर इसे भारत की लूट का काल कहा जाए तो भी ये गलत नहीं होगा। और इसी समय कहा जा सकता है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों राज्यों पर पूर्ण रूप से लगभग ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना जमावड़ा जमा लिया था। और 1772 के अंदर बुरी तरह से लूटते हैं, और लूटने के बाद जब ये खबर जाती है, यानी यूरोपियन देशों के द्वारा जब ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाया जाता है कि आप ये क्या करने जा रहे हैं, तब ब्रिटिश सरकार कहती है कि हमने केवल व्यापारिक एकाधिकार दिया है, हमने कतई जो है लूट की बात नहीं की, हम इस चीज में एनरोल नहीं, हम इसमें शामिल नहीं है। और जब ब्रिटिश सरकार को इस बारे में पता लगा तो ब्रिटिश सरकार रॉबर्ट क्लाइव को क्या करती है, रॉबर्ट क्लाइव को ब्रिटेन बुलाती है, और ब्रिटेन बुलाकर इसे ब्रिटिश संसद में बुरी तरह से अपमानित करती है। और अपमानित करने के बाद कहा जाता है ऐसा कि अपने अपमान को झेल नहीं पाया था, इस वजह से रॉबर्ट क्लाइव ने आत्महत्या कर ली थी। प्रश्न बना, बताइए भारत का ऐसा कौन सा, बंगाल का ऐसा कौन सा गवर्नर जिसने आत्महत्या की थी, तो उसका नाम है रॉबर्ट क्लाइव, क्योंकि इसको ब्रिटिश संसद में क्या किया था, अपमानित किया था। और रॉबर्ट क्लाइव की अगर बात करें तो इसकी हो जाती है आत्महत्या कर ले, क्या करता है, आत्महत्या कर लेता है। और उसके बाद में इसकी जगह एक नया व्यक्ति भेजा जाता है जिसका नाम है वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स नामक व्यक्ति भेजा जाता है, ये बंगाल का गवर्नर बनकर आता है। और इसी वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 के अंदर आते ही बंगाल में द्वैध शासन का अंत कर दिया। सबसे इंपोर्टेंट चीज ध्यान रखना, 1765 में द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी, लेकिन 1772 के अंदर बंगाल में द्वैध शासन का क्या हो गया, तो द्वैध शासन का अंत कर दिया। किसके द्वारा, वॉरेन हेस्टिंग्स। लेकिन याद रहे ये अभी भी बंगाल का गवर्नर है, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करें, और इसी समय एक महत्वपूर्ण घटना कि 1773 के अंदर इन्होंने कलेक्टर के पद का सृजन किया, वही जिसे आप वर्तमान डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वगैरह कहते हैं, जिला कलेक्टर कहते हैं, उस पद का सृजन भी 1773 में किया गया। उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने कहा था कि अब हमारी संसद जो है नियम कानून कायदे बनाकर इनको व्यापार करने की अनुमति देगी, और हमारा एक अधिकारी होगा जो इस पे क्या रखेगा, नियंत्रण। और यहीं से भारत में संवैधानिक विकास की प्रक्रिया की क्या होगी, शुरुआत। और यहाँ से भारत के संवैधानिक विकास की प्रक्रिया की अगर शुरुआत देखें तो आप दो शासन पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे आप कंपनी का शासन, एक तो आप पढ़ेंगे यहाँ से कंपनी का शासन जो 1773 से लगाकर 1857 तक था, 1773 से लगाकर 1857 तक था। और दूसरा 1857 में यहाँ शासन आ जाएगा क्राउन। क्राउन का मतलब होता है ताज का शासन, यानी भारत का जो शासन था वो ब्रिटिश संसद के अंडर में चला गया, यानी महारानी के हाथों में चला गया। और ये शासन जो रहेगा 1857 से लेकर 1947 तक, जिसकी चर्चा करेंगे अपन जब अगली वाली क्लास जब होगी, तो उसके अंदर कि कंपनी का शासन 1773। और यहाँ से RS प्री 2013 का प्रश्न उठाएंगे। तो एक प्रश्न पूछा गया था, बताइए कि भारत में संवैधानिक विकास की प्रक्रिया की शुरुआत कब हुई थी, तो 1773 से हुई थी। उसके बाद में क्या होगा, अब एक चर्चा जो मैंने की थी
तो इसकी चर्चा तो अपन करेंगे आगे वाली क्लास में, क्योंकि मैंने संवैधानिक विकास का इतिहास बता दिया। अब 17 इसके तहत होंगे क्या, तो इसके तहत अधिनियम आएंगे आपके 1773, जिसे आप रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। मैंने कहा इसको भी दो भागों में बांट के पढ़ना है, एक कंपनी का शासन और एक क्राउन का शासन। कंपनी का शासन 1773 से 1857, जिसमें आप पढ़ेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से पढ़ेंगे। दूसरा आप पढ़ेंगे 1784 का पीटस इंडिया एक्ट पढ़ेंगे। उसके बाद में 1784 के बाद में आप पढ़ेंगे सीधा 1793। 1793 के बाद में आप सीधा पढ़ेंगे 1813। उसके बाद में 1833 और 1853। ठीक है, अब आप कहेंगे 20-20 साल का क्यों, तो ब्रिटिश सरकार ने कहा कि हम 20-20 साल पर इसकी समीक्षा करके हम व्यापारिक एकाधिकार देते रहेंगे। फिर इधर अगर बात करें तो 1857 के बाद आपका अधिनियम आया, क्रांति होगी। क्रांति के बाद में भारत शासन अधिनियम आएगा 1858, और यहाँ से ही भारत की सत्ता चली जाएगी किसके हाथों में, ब्रिटेन के हाथों में। उसके बाद में अधिनियम आएगा 1861। 1861 के बाद में अगर बात करें तो 1892। 1892 के बाद में अगर बात करें तो 1909। 1909 के बाद 1919। 1919 के बाद 1935, और उसके बाद में देश को मिलेगी आज़ादी। तो ये प्रक्रिया रहेगी और ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे भारत के संवैधानिक विकास में। तो ये चीज अपन ने चर्चा की यहाँ से। अब एक चीज और चर्चा करेंगे, बंगाल में डिस्टर्ब होते हैं गवर्नर, प्रथम गवर्नर जनरल, वाइसराय, भारत का गवर्नर जनरल। तो इसका भी एक मैं थोड़ा बता देता हूँ यहाँ से। मैंने कहा था बंगाल का पहले गवर्नर, ये भी एक पद हुआ करता है, यानी वर्तमान का राष्ट्रपति और पहले का गवर्नर, ये तुलना कर लीजिए। बंगाल का गवर्नर, बंगाल का प्रथम गवर्नर, तो मैंने आपको बताया था बंगाल का पहले गवर्नर के रूप में आया था कौन, तो रॉबर्ट क्लाइव आया था। तो जाहिर सी बात है पहला गवर्नर कौन होगा, रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या कहलाता है, वास्तविक संस्थापक भी कहलाता है। दूसरी चीज, आत्महत्या करने वाला गवर्नर भी है। उसके बाद में आपको पता है तो रॉबर्ट क्लाइव के बाद में आया था आपका वंशी टाट आया था बीच में, लेकिन महत्वपूर्ण जो भूमिका वो फिर वॉरेन हेस्टिंग्स की है। और वॉरेन हेस्टिंग्स जब आया था तो वो एक गवर्नर के रूप में ही आया था, लेकिन मैंने बताया अभी कि 1773 का एक रेगुलेटिंग एक्ट जारी होगा, और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या होगा, 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी अंग्रेजों की, एक बंगाल, एक मद्रास और बंबई। और इन 3 प्रेसिडेंसियों में बंगाल को सर्वाधिक शक्ति दे दी गई, यानी मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन कर दिया गया। और एक पद जो है, बड़े पद का सृजन किया गया, उसका नाम रखा गया, गवर्नर के आगे एक शब्द जोड़ दिया जिसका नाम था जनरल। और यहां से प्रश्न पूछने जाने लगा कि बताइए बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो मैंने अभी बताया कि 1773 के अधिनियम के तहत गवर्नर के पद को क्या कर दिया इन्होंने, गवर्नर जनरल। लेकिन ध्यान रहिए बंगाल का ये अभी गवर्नर जनरल, और वो बनता है कौन, वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स, और वॉरेन हेस्टिंग्स एकमात्र गवर्नर जनरल है जिसपे महाभियोग की प्रक्रिया लगाई गई थी। आप सबको पता है महाभियोग की प्रक्रिया वैसे लगाई जाती है किस पे, राष्ट्रपति पे, लेकिन पहला गवर्नर जनरल जो था वो वॉरेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में फिर शासन चलता रहा, और फिर 1833 का अधिनियम आएगा। ध्यान रखना यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा। पहले की मैंने बात की यहाँ से गवर्नर जनरल जो था वो 1773 में, फिर अधिनियम चलते रहे। 1833 का जब अधिनियम आएगा, 1833 के अधिनियम के तहत हुआ क्या, ये बंगाल शब्द को हटाकर इन्होंने भारत शब्द जोड़ दिया, यानी अब बंगाल का निरेकर क्या हो गया, भारत का हो गया। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये ग्राम सेवक 2016 के पेपर में पूछा भी गया था कि बताइए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। उसके बाद में हुआ क्या, तो उसके बाद में 1833 के बाद में आपको पता है 1857 की क्रांति होती है, और 1858 में भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चला गया था। और जो ही ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जाता है, अब भारत का शासन जो है, मैंने कहा था ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चला गया, तो वहां पर क्या होता है, अब गवर्नर जनरल शब्द की जगह एक नया शब्द जोड़ा गया जिसका नाम है वाइसराय। और यहीं से प्रश्न आता है भारत का प्रथम वाइसराय, भारत का प्रथम वाइसराय। और भारत का पहला वाइसराय कौन था, तो भारत का प्रथम वाइसराय बनता आपका लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि जिस समय जिस पोस्ट में मौजूद था और उसके समय अगर पोस्ट चेंज हो गई तो जाहिर सी बात है वही व्यक्ति रहना है।
ठीक है, तो इस प्रकार चलता है। तो इसमें कंफ्यूज होने की कतई दिक्कत नहीं है भाई, गवर्नर, गवर्नर जनरल, ये आप संवैधानिक विकास जब पढ़ेंगे तो उसमें पूरा इतिहास पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। वैसे मैंने सीधा सीधा बता दिया कि कब कब बना, कि प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था, प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, और भारत का प्रथम वाइसराय कौन हो गया आपका, लॉर्ड कैनिंग। तो इस प्रकार ये प्रक्रियाएं चलती रही। और अगली क्लास में अपन चर्चा जो करेंगे वो करेंगे भारत के संवैधानिक विकास, जिसका अपन पढ़ेंगे 1773 का अधिनियम से स्टार्ट करेंगे और 1947 तक चलेंगे। वैसे एक क्लास अपन 1857 तक पढ़ेंगे, दूसरी क्लास जो है 1857 से लेकर 1947 तक अपन उसको पढ़ेंगे। और अभी अगर बात करें सभी दोस्तों को, तो अगर बात करें यहाँ से, तो लॉकडाउन का समय चल रहा है, और लॉकडाउन के समय में इस समय का सदुपयोग जितना कर सके हो सके कीजिएगा, क्योंकि ऐसा समय न तो कभी आया है ना कभी आएगा। हाँ, थोड़ी बुरी चीज है कि इस परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं, लेकिन ऐसा समय मेरे हिसाब से कभी नहीं आ सकता। मैं ये नहीं कहता कि आपको 8 घंटा 10 घंटा पढ़ना है, केवल ये काम करना है कि मिनिमम 2 घंटे सुबह के और 2 घंटे शाम के, इससे इतना तो निकाल ही सकते हैं। और 2 घंटे भी सुबह सुबह का आराम से 6 बजे से 8 बजे, शाम का आप 4 से 6, 3 से 5, जो भी आपको अच्छा लगता है। तो मिनिमम, मैं नहीं कह रहा 8 घंटा 10 घंटा, मिनिमम 4 घंटे। और दूसरी चीज, इस रूप में अगर बात करें तो ऑनलाइन भी का आप कहेंगे सर आपने तो ये कहा था कि ऑनलाइन में ये चीज होती है, आंखें खराब होती है, कल अखबार में आया भी था। तो किताब का कोई सानिध्य नहीं हो सकता। मैं एक फिर चीज कह रहा हूँ, किताब का कोई सानिध्य नहीं हो सकता। किताब किताब होती है। तो जितना हो सके इनका सारा लीजिए। देखो, किताब पढ़िए, किताब पढ़ने के बाद इसका सारा लेंगे तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी ये चीज। ठीक है दोस्तों, और सब बढ़िया होंगे। हमारी यही कामना है कि आप स्वस्थ होंगे आपके परिवार के साथ। बस इसी कामनाओं के साथ जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और घर पे रहें। थैंक यू।